Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे एक पत्रकार की कहानी जिसका गुनाह बस ये था कि वो अपनी सरकार से डरता नहीं था। उसके आसपास, उसके शहर और उसके प्रांत में कई लोग अचानक गायब कर दिए जा रहे थे। कुछ दिनों बाद उन लापता लोगों की लाश मिलती, फिर भी वो पत्रकार डरा नहीं। अपनी सेना और खुफिया एजेंसी के हाथों होने वाले अत्याचार की पोल खोलता रहा। फिर जब जान पर बन आई तो देश छोड़कर भाग गया, किसी और देश में शरण ली, लेकिन खतरा तब भी उसके पीछे लगा रहा। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहाँ एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना के खतरे को दुनिया से छिपाया। कोरोना के कारण उसके यहाँ चीज़ों की कमी ना हो, ये सोचकर चीन ने पहले ही अपना निर्यात घटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक WHO को कोरोना के संक्रामक होने की बात बताने से पहले ही चीन ने मेडिकल सामानों का निर्यात घटाया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी इस रिपोर्ट को सही बताया है। उनका कहना है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी ने कोरोना के खतरे को दुनिया से छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की है। दूसरी सुर्खी रूस से है। यहाँ स्थितियाँ और बदतर होती जा रही हैं। 3 मई को कोरोना के करीब 10,500 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले 1.25 लाख के पार चले गए हैं। कई डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। करीब 2 दर्जन अस्पतालों को क्वारंटीन करना पड़ा है। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि सरकार उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए बिना कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में झोंक रही है। तीसरी सुर्खी है बांग्लादेश से। यहाँ 2 महीने पहले कोरोना का पहला केस मिला था। लंबे समय तक संक्रमण के फैलने की रफ्तार धीमी रही, लेकिन बीते कुछ दिनों से केस तेजी से बढ़ने लगे। 4 मई को कुल मामलों की संख्या 10,000 के पार चली गई। पिछले 24 घंटे में ही 688 नए मामले आए। अब तक बांग्लादेश में 182 लोग कोविड-19 के चलते मर चुके हैं। अब सुर्खियों से बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान और अफगानिस्तान से सटा पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान। अचानक लोग गायब होने लगे। कुछ दिनों की गुमशुदगी के बाद कोई चुपके से किसी बाग या सुनसान सड़क या किसी खंडहर में लाश रख जाता उनकी। ज़्यादातर 2-3 लाशें साथ रखी मिलती। कभी किसी का हाथ पैर कटा होता, कभी शरीर पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान होते, किसी के शरीर पर ड्रिलिंग मशीन से छेद, किसी का गुप्तांग काट दिया, कभी लाश को गलाने के लिए चूना डाल दिया। कभी कभी लाश किसी जंगली जानवर की आधी खाई हुई मिलती। इन सब में 2 चीज़ें कॉमन थी। एक तो ये कि अमूमन सभी के सर में गोली मारी गई होती, और दूसरी कॉमन बात यह कि सबको ही मारने के पहले बहुत टॉर्चर किया जाता। एक के बाद लोग मर रहे थे, लेकिन हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी प्रशासन को इन हत्याओं की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और दिलचस्पी होती भी कैसे, जब इन हत्याओं में खुद पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI शामिल थी, ताकि वहां चल रहे आज़ाद बलूचिस्तान मूवमेंट को कुचला जा सके। पाकिस्तानी आर्मी और ISI के डर से पाकिस्तानी मीडिया भी इन हत्याओं पर चुप था, लेकिन कुछ बलूचिस्तानी पत्रकार थे जो इस पर लिख बोल रहे थे। इन पत्रकारों में से एक थे साजिद हुसैन। ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे साजिद पर खतरा मंडराया। साल 2012 में साजिद किसी तरह जान बचाकर भागे। उनकी पत्नी और 9 साल की बेटी और 5 साल का बेटा तीनों वहीं रह गए। साजिद पहले ओमान भागे, फिर दुबई, फिर युगांडा। दरबदर भागने को मजबूर साजिद ने बलूचिस्तान के हालात और वहां हो रही ज़्यादतियों पर लिखना बंद नहीं किया। 2015 में बाहर रहते हुए ही उन्होंने बलूचिस्तान टाइम्स नाम का एक ऑनलाइन अखबार शुरू किया। 2017 में साजिद स्वीडन पहुंचे। 2019 में स्वीडन ने उन्हें असाइलम भी दे दिया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास अकाला नाम की जगह है। यहाँ अपने एक दोस्त के साथ रहते थे साजिद। पास के उपसाला शहर में उन्होंने अपने रहने का नया इंतज़ाम देखा। 2 मार्च को सुबह तकरीबन 10:30 बजे होंगे जब साजिद स्टॉकहोम में एक ट्रेन पर चढ़े। 45 मिनट बाद ट्रेन उपसाला स्टेशन पहुंची और साजिद वहां उतर गए। अब उन्हें शहर में ही एक जगह जाकर अपने नए अपार्टमेंट की चाबी लेनी थी, लेकिन साजिद वहां पहुंचे ही नहीं।
स्टेशन पर उतरने के बाद वो किसी को नजर नहीं आए, लापता हो गए। उनके दोस्तों ने 3 मार्च को उपसाला पुलिस में शिकायत लिखवाई। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद अपनी इच्छा से कहीं घूमने चले गए हों साजिद, मगर साजिद के दोस्तों को आशंका थी कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। 3 मार्च को लिखी शिकायत बंद करके 5 मार्च को पुलिस ने फिर एक नया केस दर्ज किया। साजिद की खोज शुरू हुई। स्वीडन में मिसिंग पीपल नाम की एक गैर सरकारी संस्था है। जब कोई गुमशुदा हो जाता है तो उसे खोजने में यह संस्था पुलिस की मदद करती है। साजिद के केस में भी इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर तलाश शुरू की, पर कुछ पता नहीं चला। 28 मार्च को साजिद के गुमशुदा होने की खबर उनके अखबार बलूचिस्तान टाइम्स में भी पब्लिश हुई। इसमें साजिद के लिए फिक्र भी जताई गई थी। फिक्रमंदों में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, शॉर्ट में RSF नाम की संस्था भी थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम है देश और सीमाओं से परे जाकर दुनिया भर के पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करना, निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना। 30 मार्च को इन्होंने एक बयान जारी किया। इसमें स्वीडन की पुलिस से अपील की गई कि वो साजिद को खोजने की हर मुमकिन कोशिश करे। RSF ने एक और जरूरी बात लिखी। इनका कहना था कि पुलिस साजिद की तलाश करते हुए ये आशंका ध्यान में रखे कि शायद उनको किडनैप किया गया है, और ये किडनैपिंग करवाई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। अपने बयान में RSF ने एक और परेशान करने वाली बात लिखी थी। इनका कहना था कि पाकिस्तानी सरकार और सेना से असहमति रखने वाले कई लोग जो देश से भागकर कहीं और जा रहे हैं, इनकी एक लिस्ट अंदर ही अंदर ISI के लोगों के बीच घूम रही है। ये बात किसी हिट लिस्ट की तरफ इशारा करती थी। बलूचिस्तान टाइम्स, RSF, साजिद के दोस्तों और रिश्तेदारों की फिक्र सही साबित हुई। 23 अप्रैल को उपसाला के बाहर एक नदी में साजिद की लाश मिली। वो 39 साल के थे। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला। न शरीर पर कोई जख्म है, न किसी चोट का निशान है। ऐसे में पुलिस को सीधे हत्या का एंगल नहीं दिख रहा। जांच जारी है। साजिद की प्रोफाइल और उनके बैकग्राउंड को देखते हुए ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। इस केस के सिलसिले में हमने RSF, मिसिंग पीपल स्वीडन और उपसाला पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की। RSF और उपसाला पुलिस का अभी तक जवाब नहीं आया। मिसिंग पीपल स्वीडन ने मेल भेजकर कहा है कि वो एक केस से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस इस केस की तफ्तीश में बहुत ही गोपनीयता बरत रही है। ऐसा इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए किया जा रहा है या कोई और बात है, अभी हमें मालूम नहीं चल पाया है। प्रेस की आज़ादी के लिहाज से नंबर 1 देश है नॉर्वे, इसके बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन, और इसके ठीक विपरीत है पाकिस्तान जैसे देश। वहाँ सरकार की तैलाइन के खिलाफ जाकर सच दिखाने वाले पत्रकार कई बार मारे जाते हैं। ऐसे में साजिद जैसे कई पत्रकार अपनी जान बचाकर नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में शरण लेते हैं, लेकिन खतरा यहाँ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसकी एक मिसाल हमें अहमद गोराया के केस में भी मिलती है। अहमद पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार हैं और पाकिस्तानी सेना और सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर लिखते रहते हैं। जनवरी 2017 में उन्हें अगवा कर लिया गया। कई दिनों तक खूब टॉर्चर करने और डराने धमकाने के बाद अहमद को रिहा किया गया। वो भागकर नीदरलैंड आ गए। अहमद का कहना था कि उन्हें पाकिस्तानी सेना ने किडनैप कराया था। अभी फरवरी 2020 में खबर आई कि नीदरलैंड्स में अहमद पर हमला हुआ है। इसके पीछे ISI का हाथ होने की शंका है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में ISI का एक पूरा नेटवर्क इसी काम में लगा है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके मुताबिक 1992 से अब तक 60 ऐसे पत्रकार मारे गए हैं पाकिस्तान में जिनके मारे जाने की वजह उनकी पत्रकारिता थी। ये 60 ऐसे लोग हैं जिनके मारे जाने की पुख्ता वजह पता है। संदिग्ध हालात में मारे गए पत्रकारों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इन्हीं वजह से पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है पाकिस्तान को। उस पाकिस्तान के अंदर अगर आप खास बलूचिस्तान की बात करें तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पाकिस्तानी सेना और ISI अपनी बलूचिस्तानी पॉलिसी के लिए कुख्यात है। वहाँ लोगों को अगवा करना, फिर उनकी लाश कहीं फेंक जाना, इसे पाकिस्तान की किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है। ऐसी ही नीतियों के सहारे पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान की ज़मीन को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब होती आई है। उसकी दिलचस्पी बलूचिस्तान के बाशिंदों में नहीं है, उसकी दिलचस्पी है उस कच्चे तेल, तांबे, प्लेटिनम और सोने की खदानों में जो भरपूर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन में मौजूद संसाधनों से पाकिस्तान कमाता है, लेकिन इस कमाई का फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों तक नहीं पहुँचाता।
उल्टा सरकार तो बलोच आवाम की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने में लगी है। लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम, कभी बसों से घसीटकर, तो कभी दुकानों से, तो कभी घरों से लोगों को किडनैप किया जाता है। मिसाल के तौर पर द गार्जियन की एक रिपोर्ट, इसमें छपी अब्दुल रहीम की आप बीती सुनिए। बलूचिस्तान में एक जिला है खुजदार, यहीं के रहने वाले हैं अब्दुल रहीम। साल 2009 की बात है जब एक दिन उनका बेटा सादुल्ला लापता हो गया। बेटे को खोजने के लिए कानूनी मदद चाहिए थी, सो अब्दुल्ला रहीम अदालत पहुंचे, लेकिन उनके वकील की गोली मारकर कुछ ही दिनों में हत्या कर दी गई। फिर मदद की आस में अब्दुल ने अपने यहाँ की मीडिया से संपर्क किया, फिर स्थानीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। पहले वकील, फिर पत्रकार। साफ था कि जो भी अब्दुल की मदद करेगा मारा जाएगा। ऐसे में फिर किसी ने अब्दुल की मदद करने की कोशिश नहीं की। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में आपको ऐसे कई वाकये, कई नाम मिल जाएंगे, और यही वाकये, यही नाम बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की और ISI की सच्चाई है। ये था दुनियादारी का हमारा आज का एपिसोड। इस एपिसोड में स्वीडन का जिक्र आया। इसी जिक्र से जुड़ा है एक नाम, ग्वेई मिनहाई का। ग्वेई हांगकांग के रहने वाले थे, वहाँ एक पब्लिशिंग हाउस चलाते थे। अपने काम को लेकर ग्वेई सरकार के निशाने पर आ गए। जान पर खतरा बना तो भागकर स्वीडन चले गए। स्वीडन ने उन्हें असाइलम दिया। 2015 में ग्वेई किसी काम से थाईलैंड गए, वहाँ से उनका अपहरण हो गया। एक साल बाद वो चीन की सरकारी टीवी पर नजर आए। पता चला कि चीन ने 11 साल पुराने केस में उन्हें पकड़ लिया है। ग्वेई पर केस चलाया गया। 2017 में कुछ दिनों के लिए उन्हें रिहा भी किया गया, लेकिन फिर दोबारा कैद कर लिया गया। फरवरी 2020 में चीन की एक अदालत ने ग्वेई को 10 साल कैद की सजा सुनाई। ग्वेई के साथ हुए सलूक पर स्वीडन बहुत नाराज हुआ। उसने ग्वेई को रिहा किए जाने की मांग की। चीन नहीं माना। ग्वेई के साथ हुए सलूक को स्वीडन ने अपनी लिबरल संस्कृति, अपने लोकतांत्रिक उसूलों पर हमला माना। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि चीन और स्वीडन के आपसी रिश्तों में खटास आ गई। चीन ने खूब धमकाया के आगे, कहा कि उनके सामने स्वीडन कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी स्वीडन ने अपना स्टैंड नहीं बदला। 2018 में स्वीडन के भीतर ग्वेई को टूहॉल्स्की नाम का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। ये प्राइज टूहॉल्स्की नाम के एक जर्मन लेखक के नाम पर शुरू किया गया था। हिटलर के राज में वो अपनी जान बचाकर जर्मनी से स्वीडन आ गए थे। उनकी याद में ये पुरस्कार हर साल ऐसे किसी लेखक को दिया जाता है जो अपनी कलम के कारण अपने देश में डराया गया हो, जिसे जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा हो। ग्वेई को ये प्राइज दिए जाने का ऐलान होने पर चीन ने स्वीडन को धमकी दी थी, कहा था कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, और इसके जवाब में स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चीन की सारी धमकियों को खारिज करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि एक शरणागत के लिए चीन से भिड़ गया स्वीडन। दुनियादारी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। अगर ललन टॉप का ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।